जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने अभी तक 280 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और आपको मज़ा आ रहा होगा मैथ से पढ़ने में और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देख सकते हैं आप नीचे जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये जो यूपी पीएससी है उसमें आ चुका है, यानी उत्तर प्रदेश पीएससी में आ चुका है। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक। तो दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। इसका नाम भले ही सिल्वर है बट ये सिल्वर का नहीं बना होता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता या निकेल। तो दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं पाया जाता और ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं आरएस, आरटीएस 2007 और एसएससी 2008 में भी, और अभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तु, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर होती है यह दिखने में चांदी जैसा होता है, इसलिए सिर्फ इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है और कोई रीजन नहीं है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। निम्नलिखित धातु में से कौन सा फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, फोटो फिल्म में रजत का उपयोग किया जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड, तो वहाँ पे सिल्वर आ रहा है और सिल्वर को हिंदी में रजत कहा जाता है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो दोस्तों, जो सोना होती है इनमें से सबसे भारी धातु है। इन ऑप्शनों में सबसे भारी धातु है, ये भी याद रखना है आपको। और अगर वैसे पूछा जाए तो ऑस्मियम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों, जो सोना होती है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ये भी पता होना चाहिए। धातुओं का राजा क्या है? दोस्तों, धातुओं का राजा हम लोग सोना क्यों कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। सोने को घोला जा सकता है। तो दोस्तों, जो सोना होता है इसको हम लोग जो अम्लराज होता है उसमें घोलते हैं। तो दोस्तों, अम्लराज में क्या होता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। यानी ये HCl का 3 भाग होगा और जो नाइट्रिक एसिड होगी उसका 1 भाग होगा। और इस जो सॉल्यूशन होगा इसमें ही जो सोना है वो घुल सकता है। और दोस्तों, सोने महंगे होने का कारण यह है क्योंकि सोना नॉर्मली इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, तो इसलिए सोनों को काफ़ी महंगी धातु मानी जाती है। और देख सकते हैं BPSC 2005 यानी बिहार पीएससी और आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछ लिया गया था। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों, जो पारा होता है इसको क्विक सिल्वर कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं आरआरबी में आ चुका है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ये भी आपको पता है, जो पारद यानी पारा को हम लोग हिंदी में पारद कहते हैं, ये पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो पारा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको। अमलगम बना लेती है नॉर्मल, ये जिसे हम लोग अमलगम कहते हैं। यदि पारा किसी धातु के साथ रिएक्शन करती है तो उसको अमलगम कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा जा चुका है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। तो जैसे मैंने बताया, अमलगम में मरकरी यानी पारा हमेशा पाया जाएगा। और दोस्तों, जो मरकरी होता है उसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसका उपयोग थर्मोमीटर में किया जाता है? ये भी आपको पता होगा, जो पारा होता है उसको किया जाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। तो दोस्तों, रासायनिक दृष्टिकोण से अगर सिंदूर की बात की जाए तो जो सिंदूर होता है वो मरकरी सल्फाइड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मरकरी सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता? तो दोस्तों, जो पारा होता है वो कांच की दीवार को गीला नहीं कर सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए पारे को हमेशा कांच में रखा जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेट्रा इथाइल लेड, जिसे TEL कहते हैं, समानता निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, जो TEL है ये अपस्फोटक रोधी यौगिक है, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। तो आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयले, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन। तो दोस्तों जो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन होते हैं इनमें जो शीशे होती है यानी जो लेड होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। फ्यूज तार किससे बना होता है? तो दोस्तों जो फ्यूज का तार होता है वो टिन एवं शीशे से बना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा या कैडमियम। तो आपको भी ये पता होगा दोस्तों नॉर्मल, इसका आंसर हो जाएगा शीशा। और देख सकते हैं एसएससी 2011 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व तो बताना इनमें से क्या है? तो इसका भी दोस्तों आंसर हो जाएगा लेड। लेड को हम लोग पीवी से डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए लेड को पीवी से। और देख सकते हैं ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड का प्रतिशत 0 होता है। जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसमें जो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक पाया जाता है उसको हम लोग लेड कहते हैं, परंतु उसमें लेड नहीं होता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या जल घुलनशील नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम या सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो लेड सल्फेट है वो जल में घुलनशील नहीं है। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सी खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों जो मोनाजाइट हो जाता है जो हमारे केरल की जो तटीय रेखा है या फिर हमारे केरल के जो तट है वहाँ पे मोनाजाइट बालू पाई जाती है जिसमें थोरियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं 70% से ज़्यादा थोरियम जो पाया जाता है वो इंडिया में मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है एसएससी 11 बी, एसएससी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो जैसे मैंने बताया भारत में है। केरल के समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया थोरियम पाया जाता है जिसको हम लोग मोनाजाइट रेत बोलते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों जो कार्नोटाइट है यह यूरेनियम का अयस्क है, तो पता होना चाहिए। और यूरेनियम का एक और अयस्क है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग पिच ब्लेड कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूरेनिनाइट का एक अयस्क खनिज है, यानी इनमें से किसका यूरेनाइट एक अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो यूरेनियम है। आप समझ सकते हैं नाम भी सेम मैच हो रहा है, यूरेनियम का है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो रेडियम होता है वो पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम और रेडियम दोनों पिच ब्लेड से प्राप्त किए जाते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और देख सकते हैं ये भी रेलवे में 2013 और 2016 में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पिच ब्लेड संबंधित है, जो मुख्य अयस्क हो जाता है वो हो जाता है यूरेनियम का और उसमें रेडियम भी पाया जाता है। बट अगर आपको दोनों ऑप्शन दिखे तो आपको यूरेनियम लगाना है, क्योंकि यूरेनियम सबसे पहले पिच ब्लेड में खोजा गया था, उसके बाद पिच ब्लेड में ही रेडियम की खोज की गई थी। ये देख सकते हैं 2016 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। तो दोस्तों जो परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम यूज किया जाता है वो U-235 यूज किया जाता है, जो कि पृथ्वी पे काफी कम मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? तो दोस्तों जो यूरेनियम होता है वो शीशे में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों लगभग जितनी भी रेडियो एक्टिव धातु हैं जब वो अपनी सक्रियता या फिर रेडियो सक्रिय किरणें जो उनमें होती हैं वो निकालना बंद कर देती है, वो शीशे में कन्वर्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम या सीरियम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सी यानी फ्रेंशियम लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो दोस्तों अर्धचालक के भांति यहाँ पे हो जाएगा जर्मेनियम। तो याद रखना है आपको जर्मेनियम अर्धचालक की भांति ट्यूबलाइट में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बेरियम और सेरियम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आतिशबाजी में हरे रंग के लिए कौन सा धातु जिम्मेदार है या फिर कौन सा तत्व जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम के कारण हरा रंग आता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आंसर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम पाई जाती है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक
क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु। दोस्तों सबसे हल्की धातु हो जाती है लिथियम और सबसे भारी हो जाती है ऑस्मियम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग गन पाउडर। गन पाउडर में सल्फेट पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, चारकोल पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गन पाउडर। देख सकते हैं एनडीए 2008 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हम लोगों ने 320 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।